ठीक है, स्टार्ट करो। सो नमस्कारम, welcome to the series of elite practical accounts compliance and taxation, dedicated training sessions covering practical aspect of the business world and consultancy world. So many a times what happens, client comes to us and he will ask, I wanted to start a business, or I already have a business, I wanted to expand. तो मेनली चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास क्लाइंट विल कम फॉर द बिजनेस कंसल्टेंसी, एंड देन आई फील इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच हिम समथिंग दैट ही डोंट नो. सो डू नॉट अज्यूम कि बिजनेसमैन को सब कुछ पता है. समटाइम ही डजंट नो. आपको डॉक्टर्स का, मेडिकल लाइन का सब पता है क्या? तो कैन यू गो टू द डॉक्टर एंड से, ओ आई एम हैविंग दिस फीवर और आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम, यू प्लीज गिव मी दिस मेडिसिन. तो इतना अगर आपको पता है तो वाई आर यू गोइंग टू द डॉक्टर, राइट? सो फाइनेंस मार्केट का डॉक्टर आर चार्टर्ड अकाउंटेंट. क्लाइंट कम्स टू अस एंड सेज, ओ आई वांटेड टू रजिस्टर अ फर्म, आई वांटेड टू रजिस्टर अ कंपनी, आई वांटेड टू रजिस्टर अ बिजनेस. नाउ इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल हिम what business entity he should indulge into, he should enter into, which should be suitable for his present and future need. That is very important. Present need and future. देखो, प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करना कोई गलत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, बट यू गाइज नो कि प्रोप्राइटरशिप का सर्वाइवल कुछ बहुत दूर तक का नहीं होता. यू कैन नॉट ग्रो एज अ प्रोप्राइटर इन लाइफ. आपको अगर प्रोफेशनल मैनेजमेंट रखनी है, सिस्टम्स लगाने हैं, then you need to suggest him at least LLP or private limited company. Now that person who has come to you, he is not from a commerce background, or even if he is from a commerce background, he may not know the integrities or litigalities of the small aspect of the business entities. तो हम सारे business entities को यहाँ पे cover करेंगे इस lecture में. According to that you have to suggest him कि सर देखो ये ऐसा ऐसा है, इसको अगर आप प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करना है तो दिस इज द रिक्वायरमेंट, पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे तो दिस इज द एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कंपनी स्टार्ट करेंगे तो दिस इज द एडवांटेज एंड चैलेंजेस दैट वी आर गोइंग टू फेस. तो हम बिजनेस एंटिटीज की यहाँ पे मेनली बातें करने वाले हैं. विल ट्राई टू फिनिश मैक्सिमम एंटिटीज टुडे इटसेल्फ. जो बच जाएंगी दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट माई टारगेट इज टू कवर मैक्सिमम टुडे इटसेल्फ. आई होप टुडे ड्यू डेट है आज ना, बट कैन वी स्ट्रेच, थोड़ा सा स्ट्रेच करके आज हम इसको खत्म करेंगे. बहुत ज़्यादा कुछ पेंडिंग आप लोगों के हाथ में फाइलिंग नहीं है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट बिजनेस एंटिटी इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप. ठीक है ना? वैसे तो सोल प्रोप्राइटरशिप या प्रोप्राइटर या इंडिविजुअल, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है. तो बिजनेस की पिरामिड में का, ओके, सो लेट्स से दिस इज आई कैन ड्रॉ इट हियर. यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं. इफ दिस इज अ बिजनेस पिरामिड, ओके, प्लीज बेयर विथ माई ड्राइंग्स. मेरा ड्राइंग थोड़ा एडवांस लेवल का है. तो ये पिरामिड है. क्या है ये? हाँ, प्लीज अंडरस्टैंड कर रहे हो, अज्यूम करने का. पिरामिड पता है ना, इजिप्ट वगैरह में होता है ऐसा. हाँ, तो ये बिजनेस पिरामिड है. तो बिजनेस पिरामिड में का ये जो बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन में ज्यादा बिजनेसेस होते हैं, राइट? तो ज्यादा बिजनेसेस जो होते हैं ना यहाँ पे, ये होते हैं प्रोप्राइटरशिप एंड इंडिविजुअल में. ये किसके होते हैं? प्रोप्राइटरशिप या इंडिविजुअल. इसका मतलब है जितने भी बिजनेस रजिस्टर्ड है आज के तारीख में, तो मैक्सिमम लोग बिजनेस किस मॉडल में कर रहे हैं? प्रोप्राइटरशिप एंड इंडिविजुअल. दिस इज द गुड पॉइंट. ठीक है ना? इसका अच्छा पॉइंट है कि मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोप्राइटरशिप या इंडिविजुअल में बिजनेस कर रहे हैं. सैड रियलिटी क्या है कि ये बॉटम लाइन है. बॉटम लाइन समझता है? तो बिजनेस का सबसे सिंपलेस्ट वर्जन जो है वो प्रोप्राइटरशिप है. बहुत सारे लोग कर रहे हैं. तो ऐसा, इसका ये मतलब नहीं कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं वो तो सही हो जाता है. अच्छा, गलत भी नहीं है. अब ये सही एंड गलत जो है ना, वो पर्सपेक्टिव का एस्पेक्ट है कि इसका देखने का नजरिया आपको कैसे है. एज अ कंसल्टेंट वी डोंट सजेस्ट प्रोप्राइटर एंड इंडिविजुअल, क्योंकि दैट इज वेरी सिंपल. अपन तो पैदा होते ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें करना चालू कर देते हैं. ठीक है ना? तो समथिंग विच इज वेरी सिंपल कैन नॉट ग्रो. एंड इतिहास गवाह है कि प्रोप्राइटर ने और इंडिविजुअल ने कभी 10,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का बिजनेस नहीं किया. बिकॉज 10,000 20,000 करोड़ वो दे डोंट इवन टॉक इन देयर थॉट्स. सो दैट्स अ प्रॉब्लम. ठीक है ना? तो बहुत बड़ा बिजनेस अगर करना है तो आपको एडवांस लेवल समझना पड़ेगा. तो बॉटम लाइन पे प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअल आता है. तो ऑब्वियसली उसके ऊपर की अगर लाइन्स हम बनाते जाएंगे, तो इसके ऊपर की अगर लाइन बनाएंगे तो यहाँ पे
पार्टनरशिप फर्म्स आएंगी, उसके ऊपर अगर जाएंगे तो LLPs आएंगी, उसके ऊपर अगर जाएंगे तो कंपनीज आएंगी, उसके ऊपर अगर जाएंगे तो लिस्टेड कंपनीज आएंगी, उसके ऊपर अगर जाएंगे तो जो बिग कॉर्पोरेट्स ऑफ इंडिया जिनको हम ब्लू चिप बोलते हैं, निफ्टी 50 बोलते हैं, वो कंपनीज आएंगी। एंड देन देयर विल बी टॉप एंटिटीज, बहुत छोटी जो ग्लोबल एंटिटीज करके मानी जाती है, जैसे इन्फोसिस आज ग्लोबल एंटिटी, TCS ग्लोबल एंटिटी है, ठीक है ना। इवन अदानी अंबानी जो हमारे रिलायंस एंड ये है ग्लोबल एंटिटीज है, या अब फॉरेन की एंटिटी जो इंडिया में होंडा ग्लोबल एंटिटी है। तो देर आर ग्लोबल एंटिटीज। तो आपको अपने टाउन में टॉप पे आना है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप पे आना है, आपको आपके स्टेट पे टॉप पे आना है, आपको आपके देश में टॉप पे आना है, कि आपको ग्लोबल में टॉप पे आना है, उसके हिसाब से आपका विजन होना चाहिए। ऑब्वियसली व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू बिजनेस तो आपको सारा चीज नहीं पता होता। कंसिडर दिस एज अ माउंटेन। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बॉटम से स्टार्ट करते हैं, देन दे कीप क्लाइंबिंग अप। जैसे 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 बिजनेस का नॉलेज उनका आते जाता है, वैसे वैसे वो लोग अपने एंटिटी को अपग्रेड करते जाते हैं। देयर आर पीपल लाइक अस, एलीट गुरुकुल, तो अपना स्टार्टिंग ही हम लोगों ने पब्लिक लिमिटेड कंपनी से चालू किया है, बिकॉज वी हैव विजन कि आने वाले 5 साल में इट विल बिकम अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी। तो राइट नाउ वी आर अ पब्लिक लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी। इसको क्या बोलते हैं, पब्लिक लिमिटेड अनलिस्टेड। तो पब्लिक आपको अगर लिस्ट करना है शेयर मार्केट में, जैसे कल आपका फेवरेट कंपनी है स्विगी, क्या हो गया, लिस्टेड हो गया। आपने देखा हो, उसका नहीं देखा होगा तो वीडियो देखो, ठीक है ना। तो उसको रिंगिंग द बेल बोलते हैं। जब आप NSE पे या BSE पे लिस्ट करते हो तो आपको बेल रिंग करने का राइट मिलता है, जो फाउंडर्स होते हैं उनको। तो उनकी पूरी कंपनी अपने उनके स्विगी के कपड़े पहन के दे वेंट देयर, एंड इवन उनका जो कॉम्पिटिटर जोमेटो है उन्होंने अप्रिशिएट किया कि अभी आप भी लिस्ट हो गए हो, ठीक है ना। तो लिस्टेड बनना एक अपने लाइफ, अपनी जर्नी में का, बिजनेस की जर्नी में का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है, द बिगेस्ट इवेंट, सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है किसी भी कंपनी को लिस्ट करना मार्केट में, बिकॉज देन यू गेन ट्रू वैल्यूएशन फॉर योरसेल्फ, फॉर योर एम्प्लॉइज, for the investors, for the founder, everybody can encash the value when the company is listed। तो ये समझ में आया आपको। तो प्रोप्राइटरशिप का हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपको टोटल पता होना चाहिए कि हायरार्की में ऊपर 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 क्या क्या होता है। अब स्टार्ट करते हैं प्रोप्राइटरशिप से। इंट्रोडक्शन टू सोल प्रोप्राइटर। एन इंडिविजुअल बिजनेस रेफर्स टू अ बिजनेस स्ट्रक्चर वेयर सिंगल पर्सन owns and operates the venture। This model is a common for freelancers, entrepreneurs, small business owners and consultant। तो ये जो लोग हैं सब लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल बिजनेस चालू करते हैं। सर इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटर में कुछ फर्क है क्या? हल्का सा फर्क है। इंडिविजुअल मतलब वो इस दुनिया में कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं करता, नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर। तो आप फ्रीलांसर हो, आप कंसल्टेंसी देते हो, ठीक है ना, आपको कहीं पे इस दुनिया में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, यू कैन स्टार्ट बिजनेस लाइक दैट। तो आपके आजू बाजू में बहुत सारे आपने बिजनेस देखे होंगे, आप मार्केट में जाते हो तो वेजिटेबल वेंडर है, फ्रूट वेंडर है, ऑटो रिक्शा गाय है, सलून है, ठीक है ना, देयर आर सो मेनी शॉप्स दैट यू कैन सी। तो ऑल दो शॉप्स आर बाय डिफॉल्ट इन इंडिविजुअल बिजनेस। और इंडिविजुअल बिजनेस को अगर उन्होंने थोड़ा बड़ा रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब इंडिविजुअल बिजनेस को या प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कहां पे मिलता है, बताइए, आप ही बताइए। MSME में रजिस्ट्रेशन मिलता है, जिसको उद्यम आधार बोलते हो आप लोग। तो आपने अगर उद्यम आधार ले लिया, MSME ले लिया, तो वहां पे आपको अपनी फर्म का नाम डालना पड़ता है। तो अगर आपने फर्म का नाम यहाँ इस दुनिया में कहीं रजिस्टर्ड किया है, GST में आप रजिस्टर्ड कर सकते हो एज आपका, वहां पे आपका ब्रांड नेम, आपका यार बोलते हैं ना, किस नाम से आप बिजनेस करते हो वो आपको वहां पे डालना होता है। तो आपके पास अगर आपका नाम का कोई तो रजिस्ट्रेशन है, ट्रेडमार्क लेके रखा है, GST रजिस्ट्रेशन लेके रखा है, MSME का आपका रजिस्ट्रेशन है, तो वैसे यू आर अ प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो फर्म है जिसका नाम है कुछ तो गणेश ट्रेडर्स, रमेश ट्रेडर्स, ठीक है ना कोई आपने नाम रखा है, और उसके आप क्या बन जाते हो, प्रोप्राइटर। इंडिविजुअल मतलब राम पाटिल, मेरा नाम राम पाटिल है, मेरे फर्म का नाम भी क्या है, राम पाटिल, ठीक है ना। एज ए इंडिविजुअल आई एम अ कंसल्टेंट, तो हो गया मेरा इंडिविजुअल। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन लीगल स्ट्रक्चर दोनों में सेम ही रहता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर हो या इंडिविजुअल हो, उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट यूज करते हैं वो होता है पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो इनकम टैक्स आपको इश्यू करता है। तो इनकम टैक्स कभी भी आपके सोल प्रोप्राइटरशिप के फर्म के नाम पे नहीं होता, क्योंकि आपको अगर थोड़ा लीगल अंडरस्टैंडिंग है तो वी ऑलवेज से प्रोप्राइटर एंड द फर्म इज वन एंड द सेम एंटिटी, देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी वो नहीं है, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स रिटर्न आप प्रोप्राइटरशिप फर्म का नहीं भरते, आप इंडिविजुअल का भरते हो। GST रजिस्ट्रेशन आप प्रोप्राइटरशिप फर्म का नहीं लेते, आप इंडिविजुअल का लेते हो। इंडिविजुअल के फिर 3 फर्म अलग अलग हो सकते हैं,
ठीक है ना, तो वो अलग अलग बिजनेस करके आप रजिस्टर्ड कर सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो होगा वो पैन बेस होगा, पैन जो होगा वो प्रोप्राइटर का होगा, जो मालिक है बिजनेस का उसका होगा। यहां तक क्लियर है? ओके, नाउ चलो, तो बेनिफिट क्या है सर? बहुत सारे बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट है ऑटोनॉमी एंड फुल कंट्रोल। सी, यू मस्ट हैव सीन और यू मस्ट हैव हर्ड दिस फ्रेज कि इन अ बिजनेस यू आर द बॉस। समझ में आ रहा है ना? यू कैन डू समथिंग एट योर ओन। सारे डिसीजन मेकिंग क्या होगा? आपका होगा। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू एनी क्वेश्चन बिकॉज यू आर द 100% ओनर। आपको किसी को ना जवाब देना है, कोई ना कोई आपसे सवाल पूछने वाला है। सो दैट ऑटोनॉमी एंड फुल कंट्रोल इज देयर। तो यहाँ पे क्या लिखा है? द ओनर हैज कंप्लीट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। 100% ना, एक ही तो मालिक है, तो 100% डिसीजन कौन लेगा? ओनर लेगा। और ओनर तो एक ही है एज कंपेयर टू कंपनी। कंपनी स्ट्रक्चर में डिसीजन कौन लेता है? कंपनी स्ट्रक्चर में डिसीजन लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो डोंट यू थिंक, आपको देखो, आपको अगर किसी भी बिजनेस मॉडल को सीखना है ना, तो आपको कंपैरेटिव में सीखना पड़ेगा कि कंपनी में क्या होता है और यहां पे क्या होता है। कंपनी में क्या होता है? कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अगर 10 लोग हैं तो 10 पीपल विल गिव सजेशन एंड देन मेजॉरिटी ऑफ दैट, मतलब आपका जो भी डिसीजन मेकिंग का फॉर्मेलिटी होगा, यूजुअली मेजॉरिटी लगते हैं, तो मेजॉरिटी लोग हाँ बोलेंगे तो अप्रूवल निकलेगा। तो क्विक डिसीजन कहां पे आएगा? क्विक डिसीजन सोल प्रोप्राइटरशिप में आएगा एज कंपेयर टू कंपनी। ठीक है ना? अलाउिंग देम टू बिल्ड अ बिजनेस अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल विजन। दिस ऑफर्स चांस टू एक्सपेरिमेंट विद द एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज अर्ली ऑन एंड अडॉप्ट बिजनेस स्ट्रैटेजीज क्विकली इन रिस्पॉन्स टू द मार्केट डिमांड। मार्केट में डिमांड चेंज हो गया, मार्केट में कुछ चेंज हो गया, तो इसको डिसीजन लेने के लिए 2 घंटे भी नहीं लगते साहब। ओके, टुडे ही थॉट, ओके टुमारो आई विल चेंज द बिजनेस पैटर्न, टुमारो आई विल चेंज द बिजनेस लोकेशन, टुमारो आई विल चेंज एनीथिंग ही कैन चेंज। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। सिंप्लिसिटी एंड ईज सेटअप, ये तो मैंने बता ही दिया। यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट एनीवेयर। आपको खाली एक बैनर लेकर आना है, वो भी अगर आपकी चॉइस है तो, नहीं तो आप खाली एक वर्चुअल विजिटिंग कार्ड बना लो या एक नाम बना लो, अपना ही खुद ही डिक्लेयर कर दो, सोशल मीडिया पे अकाउंट बना दो, हो गया आपका बिजनेस चालू। ठीक है ना? फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, वही बात है, अकेली हो तो दिस बिजनेस मॉडल इज फ्लेक्सिबल, रिजिड नहीं है। प्रोडक्ट लाइन चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है आपको, ठीक है ना, मार्केट ट्रेंड के हिसाब से आप इमीडिएटली चेंज कर सकते हो, क्योंकि लिटरली कोई आपको पूछने वाला नहीं है। आप सर क्योंकि आप वन सोल ओनर हो, सोल मतलब वन, तो बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस बहुत सारा रेवेन्यू करेगा, बिजनेस बहुत सारा एक्सपेंस करेगा, तो इवेंचुअली क्या होगा? बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट होगा। तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट किसका? ओनर का। वो प्रॉफिट के साथ क्या करने का है, कौन डिसाइड करेगा? ओनर। ठीक है ना? अगर वो बिजनेस में रखेगा तो उसको हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं, मतलब वो री इन्वेस्ट होगा बिजनेस में। लेकिन अगर इफ ही वांट्स टू विड्रॉ देन ही कैन विड्रॉ, उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? अगर बिजनेस ने पैसे विड्रॉ किए तो ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो उसके कैपिटल अकाउंट में या तो ऐड होगा या तो कैपिटल अकाउंट में से वो चीज लेस होगी, तो प्रॉफिट वो विड्रॉ भी कर सकता है। क्या इसको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है? किसी का अप्रूवल लेना है विड्रॉ करने से पहले? नहीं। तो आपको समझ में आ रहा है ना, प्रॉफिट रिटेन करना है या प्रॉफिट विड्रॉ करना है, क्योंकि इट इज द सोल बिजनेस, अकेला के ही ऑफर है। तो उसको लगता है कि यार जो भी मेरा बिजनेस है, जो उसका बेनिफिट आ रहा है, वो सारा बेनिफिट क्यों कौन लेके जाएगा? मैं खुद लेके जाएगा। ऑब्वियसली ही हैज टू पे टैक्सेस ऑन दैट, जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर वो इनकम टैक्स भरेगा। चलो आगे चलते हैं। सर तो चैलेंजेस क्या है देन? सब कुछ तो अच्छा ही है ना, सब चंगा है, ये प्रोप्राइटर बिजनेस एवरीथिंग इज गुड ओनली। लेकिन अगेन व्हेन यू कंपेयर इट विथ सम अदर एंटिटीज, तो आपको चेक करना है कि कुछ खराब है क्या। You can judge the person or you can judge the legal entity only in comparison, otherwise everything is fine, every business model is okay। बिजनेस कर लो भाई, कैसे भी करके कर लो। देश का जीडीपी बनाना है, इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, बाय 2047 इंडिया हैज टू बिकम डेवलप एंटिटी। तो डेवलप एंटिटी विदाउट बिजनेसमैन हो नहीं सकता। मैक्सिमम एमएसएमईज, एमएसएमई समझता है ना, इंडिया का बैकबोन एमएसएमई है। तो एमएसएमई, क्योंकि मैक्सिमम जो गांव-गांव में, छोटे छोटे टाउन में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है, दैट इज डन बाय द एमएसएमई। तो एमएसएमई का जो मैक्सिमम कंपोनेंट है वो प्रोप्राइटरशिप में है। तो अच्छा है, ग्रेट, लेकिन देन वी हैव टू चैलेंज सर्टेन पॉइंट्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप इन कंपैरिजन टू अदर एंटिटीज इन द मार्केट। तो पर्सनल लाइबिलिटी, ओके, सबसे डेंजरस पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल लाइबिलिटी? द ओनर, जो ओनर है बिजनेस का, दैट प्रोप्राइटर, द ओनर इज पर्सनली लाइबल for all the dates and obligation of a business, putting personal asset at risk. This creates significant financial pressure and requires careful risk management and legal protection. कल अगर बिजनेस में कोई भी बड़ी एक्सीडेंट होती है, फैक्ट्री में आग लगती है, कुछ एम्प्लॉयज की डेथ होती है, और मान लेते हैं उसने कुछ एक्सीडेंट इंश्योरेंस वगैरह नहीं किया है, और अगर केस होती है तो प्रोप्राइटर हैज टू सेल हिज ओन
assets to repay that particular obligation. Not only that, बैंक से लोन लिया है बिजनेस ने, बिजनेस खराब हो गया, प्रॉफिट मार्जिन हिट हो गए, बिजनेस अभी बंद करना है, still he has to repay the liabilities by selling his personal asset. तो everything comes on his personal asset. आज कंपेयर टू कंपनी, कंपेयर से कंपेयर करेंगे ना, अगर कंपनी होती तो केस किसके ऊपर होती? कंपनी के ऊपर, नॉट ऑन द शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स वहां पे ओनर होते हैं, ठीक है ना. तो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी बनती है कंपनी में. डोंट थिंक कि शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी नहीं है, बट टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल, टू द एक्सटेंट ऑफ देयर, जितना मैंने कैपिटल लगाया उतना ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैपिटल से ज्यादा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. मैं फ्रॉड की बात नहीं कर रहा. फ्रॉड में वो आपको पता ही है, कंपनी में आपने एक वर्ड सुना होगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करके कुछ कॉन्सेप्ट होता है. बट अज्यूमिंग दैट कॉर्पोरेट वेल इज देयर, मतलब हम लिफ्ट नहीं करेंगे, मतलब जैसे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर चलता है वैसे चलना चाहिए. तो लाइबिलिटी कंपनी की होती है, केसेस कंपनी के ऊपर चलेंगे, जो भी होगा पेनाल्टी वगैरह कंपनी को लगेगा, शेयर होल्डर के ऊपर नहीं आएगा. तो कंपेरेटिवली इंडिविजुअल वर्सेस कंपनी में, कंपनी इज ऑलवेज बेटर लीगल एंटिटी एज कंपेयर टू प्रोप्राइटरशिप. क्योंकि लाइबिलिटी, आप ये मत बोलो कि अरे सर हमारे फैक्ट्री में कहाँ एक्सीडेंट होने वाला है, अरे हमारा तो सब अच्छा चल रहा है, हमारे कंपनी में कब से स्ट्राइक होने लगा. देखो, आप जब थोड़ा ग्रो होना चालू करोगे ना, तो आपको चैलेंज आना चालू होंगे, ठीक है ना. आप अपने छोटे से ऑफिस में, छोटे से प्रीमाइसेस में बिजनेस कर रहे हो, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो, तो वहां पे कोई ना चैलेंज है ना आपको कोई सॉल्यूशन की जरूरत है. तो प्रोप्राइटर जब ग्रो होना चालू करता है, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ पे जब जाता है, जब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ाता है, जब रिस्क लेना चालू कर देता है, लोन्स लेना चालू कर देता है, लाइबिलिटीज क्रिएट करता है, तब उसको पता चलता है कि यार, हाँ यार, ये तो थोड़ा, अब ये थोड़ा हाथ के बाहर जा रहा है, रिस्क थोड़ा बड़ा होते जा रहा है. और रिस्क नहीं लेंगे तो बिजनेस में आए ही क्यों? आप बोलोगे रिस्क लेना ही नहीं चाहिए, ग्रो करना ही नहीं चाहिए. बिजनेसमैन का भी ऐसा हो सकता है क्या? कैन यू सी अ बिजनेसमैन हु डोंट वांट टू ग्रो? तो उसको तो बिजनेसमैन बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट तो ग्रो हो रहा है. अब देखो ना, अगर आपके मार्केट में, आपके लोकल मार्केट में बता रहा हूं, अगर डीमार्ट आ जाएगा तो मुझे लग रहा है कम से कम 50 to 60% जो जनरल स्टोर्स है वो क्लोज हो जाएंगे, उनका बिजनेस बैडली इफेक्ट होगा. और मैं तो बता रहा हूं कि डीमार्ट आएगा तो मुंबई में देखो, अभी कोई शॉप में जाके शॉपिंग कर ही नहीं रहा है. जेप्टो एंड वो सब जो आ गया ना, ग्रोसरी ऐप आ गए ना, तो लोग नीचे जाके शॉपिंग कर ही नहीं रहे, तो दुकान ओपन करके क्या ही करोगे अभी आप? तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है. तो छोटा बिजनेस आप ग्रांटेड मत लेके चलो कि यार हाँ ठीक है, चालू किया था, अभी 50 साल तक ऐसे ही चलेगा. थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट एंड दैट्स अ रिस्क दैट यू आर कैरिंग इन द बिजनेस. ओके, हेवी वर्कलोड. अभी प्रोप्राइटर हो, पूरा प्रॉफिट आप ही को चाहिए था ना, ये पॉजिटिव था, 100% प्रॉफिट बिलोंग्स टू मी, तो 100% काम भी किसको करना पड़ेगा? प्रोप्राइटर को. आपने देखा होगा ना, कुछ प्रोप्राइटर सुबह आप अभी मार्केट में जाओगे तो यू कैन सी सम प्रोप्राइटर्स आर कमिंग, दे आर डूइंग नमस्कारम टू देयर शॉप एंड देन दे आर रिमूविंग ऑल द जो डिस्प्ले आइटम होते हैं सब खुद ही उठा के क्या करते हैं, बाहर रखते हैं. पूरा दिन मेहनत करते हैं, रात को 11 बजे वो जब बिजनेस बंद करेंगे तो खुद ही वो सारे आइटम अंदर रखेंगे. तो एवरीथिंग इज मैनेज बाय देम. तो वर्कलोड और स्ट्रेस होगा क्या प्रोप्राइटरशिप में? यस होगा. क्यों? यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग एट योर ओन. आपको किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं है, आपके खुद के स्टाफ के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, क्योंकि आपको गल्ले पे बैठना है. गल्ला समझता है आपको? यू अंडरस्टैंड गल्ला? गल्ला मतलब यू नो दैट काउंटर, मनी काउंटर, कैश काउंटर, वेयर ही हैज टू काउंट एवरीथिंग एंड ही हैज टू कीप एवरीथिंग इन हिज कंट्रोल. 5 मिनट भी ही कैन नॉट गो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर. जाता भी है तो लॉक करके जाता है. तो ट्रस्ट ही कम है उसको किसी के ऊपर, ठीक है. तो मैनेजिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैन लीड हेवी वर्कलोड एंड सिग्निफिकेंट स्ट्रेस. जगलिंग responsibilities such as the marketing, finance, customer service can be overwhelming, particularly for those without support system. तो इनके यहाँ पे ऐसा नहीं कि प्रोप्राइटर सपोर्ट सिस्टम नहीं बना सकता, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन वो माइंडसेट ही नहीं रहता उसका. डेलीगेशन करने के लिए माइंडसेट होता तो कंपनी बनाता, एलएलपी बनाता, राइट. और डेलीगेशन करने के लिए इनके पास अच्छे एम्प्लॉय भी तो आनी चाहिए ना. आप मुझे बताओ, अगर आपको जॉब करना होगा, आप प्रोप्राइटरशिप में जॉब करोगे कि कंपनी में जॉब करोगे? कंपनी में. एवरीबडी विल प्रेफर द कंपनी ओनली. तो अच्छे एम्प्लॉइज कंपनी स्ट्रक्चर में जॉब करते हैं, क्योंकि वहां पे ग्रोथ पॉसिबिलिटी है, वहां पे स्टेबिलिटी है, वहां पे सेंस ऑफ, एक बोलते हैं ना, टुगेदरनेस है. प्रोप्राइटरशिप में तो सब मालिक लाला बिजनेस, ठीक है ना, सब अकेला बिजनेस करेगा, तो मुझे तो कभी पावर मिलेगी ही नहीं. मैं तो उस दुकान का रामू काका बन के रह जाऊंगा,
ठीक है। तो इसलिए अच्छी स्टाफ मिलते ही नहीं है प्रोप्राइटर्स को, एंड देन दे क्राई अबाउट इट कि अरे यार अच्छे लोग हमें मिलते नहीं है इसलिए हम ग्रो नहीं होते। आपने पहले स्ट्रक्चर तो चेंज किया क्या? आपने गाड़ी नैनो की ली है और आप उसमें इंजन फरारी का डालना चाहते हो, पॉसिबल है क्या? तो नैनो लिया है तो नैनो की स्पीड से जाएगा, ठीक है। नैनो को थोड़ा इफिशिएंट चलाना है तो उसके भी कुछ टूल्स है। लिमिटेड रिसोर्सेस एंड फंडिंग, अब सारा इन्वेस्टमेंट किसका? सोल प्रोप्राइटर का। तो पैसे ला के कितने लाएगा? जितने खुद के पास है या फैमिली के पास है, या हल्का फुल्का बैंक से लोन लेगा, बैंक से लोन भी लेगा तभी भी खुद की जो उसकी नेटवर्थ होगी उसको मैच करके बैंकिंग फैसिलिटी देगी। तो हमेशा फाइनेंस ही लिमिटेड होता है, और जिस बिजनेस का फाइनेंस ही लिमिटेड है, आप समझ रहे हो, फाइनेंस मतलब ब्लड, बिजनेस का पैसा मतलब खून है, ब्लड है ना, ब्लड ही लिमिटेड है तो ग्रोथ भी लिमिटेड ही रहेगी, राइट। सो दैट इज ऑल्सो देयर। लैक ऑफ कोलैबोरेशन, प्रोप्राइटरशिप कभी भी किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं करता। कोलैबोरेशन मतलब समझता है आपको? जॉइंट वेंचर, किसी के साथ हाथ मिला के काम करना, ठीक है ना। तो प्रोप्राइटर को क्योंकि सब कुछ खुद करने की आदत है, आपको क्या लगता है बाटा शूज बनाता है, नाइकी शूज बनाता है, एडिडास शूज बनाता है? आपको क्या लगता है एप्पल मोबाइल बना रहा है? दिस कंपनीज आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग एट देयर ओन। ये सब कुछ आउटसोर्स हुआ है, सब कुछ बाहर से बन के आता है, सब कुछ जॉब वर्क पे बनता है। तो फिर ये कंपनी क्या करती है? दिस कंपनीज फोकस ऑन द कस्टमर रिलेशनशिप, दिस कंपनीज फोकसेस ऑन इनोवेशन, दिस कंपनीज फोकसेस ऑन कि नया मार्केट में क्या आना चाहिए। दे वर्क ऑन सिस्टम्स, दे वर्क ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो वो बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं। उनको पता है प्रोडक्शन करना मेरा काम नहीं है, प्रोडक्शन में किसी और से करा लेगा। ये समझ में आ रहा है? तो अपना भी P2P मार्केटिंग में कैसे होता है, अपन लोग बोलते हैं कि यार तुम लोग मार्केट में, आप लोग क्या करो, सेल्स करो। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को क्या बोलते हैं, आप लोग सेल्स करो, काम हमसे करा के लो, काम बैकएंड टीम से करा के लो, काम वर्चुअल टीम से करा के लो, क्योंकि काम करने के लिए आपको आपकी जरूरत नहीं है, आपको मार्केट करना चाहिए, आपको कस्टमर रिलेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? चलो आगे। तो लैक ऑफ कोलैबोरेशन, क्यों? कोलैबोरेशन करने के लिए ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए आपके अंदर। ऐसा नहीं कि प्रोप्राइटर कोलैबोरेट नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन ट्रस्ट, यार उसका वो माइंडसेट ही नहीं होता ना, माइंडसेट का प्रॉब्लम है। आप समझो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस लीगल एंटिटी का प्रॉब्लम नहीं है, प्रोप्राइटर के माइंडसेट का यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम है। सी आई एम ट्राइंग टू टेल यू प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोप्राइटरशिप, आई एम नॉट टॉकिंग थियोरेटिकल एस्पेक्ट, क्योंकि अपने कोर्स का नाम ही प्रैक्टिकल है। ओके, लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल, ऑब्वियसली अगर अकेला ही सब कुछ करेगा तो इतने सारे कंस्ट्रेंट है, तो ग्रोथ भी तो क्या होगी, लिमिटेड। तो ग्रोथ मतलब कितना, 10% ग्रोथ, 20% ग्रोथ बिजनेस में आता है। हम बात करते हैं 500% ग्रोथ, आ पाएगा क्या? 5x। लास्ट ईयर 1 करोड़ टर्नओवर था, इस साल 5 करोड़, अगले साल 25 करोड़, पॉसिबल है प्रोप्राइटर में? उसको नंबर समझ में ही नहीं आते, क्यों? अगेन टीम, मार्केटिंग, डेलीगेशन, ये सारे शब्द जो है वो यूजुअली कंपनी स्ट्रक्चर में सुने जाते हैं, समझे जाते हैं। आई डोंट थिंक सो प्रोप्राइटरशिप में ये सब होता है। अगेन माइंडसेट का ही इशू है। डिफिकल्टी इन डेलीगेटिंग द टास्क, क्योंकि आपको एफिशिएंट लीडिंग टीम नहीं मिलती, ठीक है ना। और ऑब्वियसली यहां पे बर्नआउट होता है। बर्नआउट होता है मतलब आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। प्रोप्राइटरशिप सोच के काम करके एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट, थक जाता है, एंड देन ही कैन नॉट ग्रो। जो बिजनेसमैन बिजी है, याद रखो ये सेंटेंस, जो बिजनेसमैन वो कभी ग्रो नहीं कर सकता। यू शुड नॉट बी बिजी, क्योंकि आप बिजी हो मतलब आप काम कर रहे हो। आप काम कर रहे हो मतलब आप किसी और को काम नहीं दे रहे हो, और किसी और को काम नहीं दे रहे हो मतलब आपकी टीम अच्छी नहीं है। बिजी बिजनेसमैन कैन नेवर ग्रो। याद रखो ये चीज, आपके क्लाइंट को ये बोलना चाहिए कि आपको अगर बिजनेस में आना है तो यू शुड नॉट बी बिजी। तो आपको सिस्टम बिल्ड करना है, डेलीगेट करने से पहले सिस्टम बिल्ड करना होता है, तो बिल्ड करो, सिस्टम बिल्ड करो, कोई टेंशन नहीं। प्रोप्राइटरशिप में फिर भी कर सकते हो, देयर आर सिस्टम्स। हाँ, अडेप्ट करने के लिए आपकी माइंडसेट होनी चाहिए, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज वेरी डेंजरस पॉइंट। हम लोग इस पॉइंट को बहुत लाइटली लेते हैं। इनफैक्ट प्रोप्राइटरी जो बिजनेस करते हैं वो भी लाइटली लेते हैं। प्लीज टेल देम दिस वेरी साउंडली, थोड़ा जोर से बताने का ये, ठीक है ना, वो सुनना चाहिए, उसके कान में आवाज जाना चाहिए। एक प्रोप्राइटर है, 25 साल से बिजनेस कर रहा है। कितने साल से बिजनेस कर रहा है? 25 ईयर्स इज डूइंग द बिजनेस। 25 ईयर्स के बाद इसकी जो बैलेंस शीट है कुछ ऐसे दिख रही है। इसकी जो लाइबिलिटीज है वो 15 करोड़ है, 15 करोड़ है, और इसके जो रिसीवेबल है, रिसीवेबल समझते हैं आपको,
डेटर्स वो 25 करोड़ है, बहुत अच्छा है कि नहीं? मार्केट से 25 करोड़ आना है और 15 करोड़ देना है, तो नेट टू नेट अगर आज सब कुछ इसने मैटर सॉल्व किया तो आज इसके पास 10 करोड़ एक्स्ट्रा रहेगा। सिंपल सा मैथ्स बता रहा हूँ, मुझे देना कितना है 15 करोड़, मुझे मार्केट से आना कितना है 25 करोड़। समझ में आ रहा है? अब ये 25 करोड़ कैन बी इन स्टॉक एंड कैन बी इन डेटर्स, मतलब पैसा पार्क होता है बिजनेस में। समझ रहा है? बिजनेस में पार्क हुआ है पैसा, अकाउंट में नहीं है, बिजनेस में पार्क हुआ है। आज बेचारी की डेथ हो जाती, ही डाई टुडे, आपको क्या लगता है ये 25 करोड़ रिकवर होगा? सारा पैसा रिकवर होगा? लेकिन ये लाइबिलिटी वाले घर पे आएंगे कि नहीं? बैंक का लोन होगा तो बैंक घर पे आएगा कि नहीं? आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, एम्प्लॉय लोग सैलरी मांगेंगे, जिसका रेंट, जिस प्रीमाइसेस में रेंट है इसका, वो ओनर रेंट मांगेगा, मतलब लाइबिलिटी वाले लोग तो आ ही जाएंगे। लेकिन जो असेट है, मतलब जो रिसीवेबल थे, जो डेटर्स थे, वो नहीं आते। दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम इन सक्सेशन। सक्सेशन मतलब समझता है ना? सक्सेशन मतलब डेथ होने के बाद बिजनेस आगे कैसे जाएगा? जा ही नहीं सकता। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आने वाला है, आपका रिसीवेबल ही आपके साथ काम नहीं करेगा। रिसीवेबल बोलेगा साहब को पैसे दे दिए थे, क्योंकि प्रोप्राइटर कभी अपने रिसीवेबल का क्रॉस कंफर्मेशन करके डॉक्यूमेंट करके रखता ही नहीं है। रैंडम एंट्रीज मारी होती है, आपको भी पता है, आप भी कभी कभी ऐसी रैंडम एंट्रीज मार के रखते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इट डजंट मीन एनीथिंग। दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम, बिजनेस के सारे रजिस्ट्रेशन पैन से लिंक थे। एम आई राइट? अब इसका बच्चा 25 ईयर का हो चुका है, तो ही कैन कंटिन्यू द बिजनेस, या इसकी जो वाइफ है शी कैन कंटिन्यू द बिजनेस, लेकिन पैन चेंज होगा कि नहीं? अब पैन चेंज होगा तो मुझे बताओ, बैंक अकाउंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट भी किससे लिंक होता है? पैन से। और प्रोप्राइटर की डेथ हो गई तो बैंक अकाउंट अभी नया खोलना पड़ेगा। अब मुझे बताओ जीएसटी नंबर किससे लिंक होता है? तो नया जीएसटी नंबर निकालना पड़ेगा। उद्यम आधार पैन से, वो भी नया निकालना पड़े। मतलब एज गुड एज जो बाकी फैमिली है उसको नया बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये जो 25 इयर्स का लीगेसी था, वो लीगेसी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता प्रोप्राइटरशिप में। दिस इज वेरी डेंजरस थिंग। आपकी लीगेसी इज गॉन। नया बिजनेस तो प्रोप्राइटरशिप में सक्सेशन पॉसिबल ही नहीं है। मैं नहीं बता रहा कि दुकान का गाला जो होगा वो तो चलेगा, वो अगले लोग लेकर आएंगे, लेकिन वो भी ओनरशिप चेंज करना पड़ेगा। उसमें भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, क्योंकि अभी डैडी के नाम पे प्रॉपर्टी था, वो मम्मी के नाम पे या बेटे के नाम पे ट्रांसफर करने के लिए लॉट ऑफ ट्रांसफर डॉक्यूमेंट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। इट्स नॉट दैट इजी। हर प्रोप्राइटर को लगता है कि वो अमर है, इमोर्टल है, नेवर गोइंग टू डाई, whereas we all know all proprietors are going to die। अरे सब लोग मरने वाले ना, अपन लोग भी मरेंगे एक दिन। बट कंपनी, ये कंपनी, कैन कंपनी डाई? प्रोप्राइटर या ओनर मरेगा तो कंपनी मरेगा क्या? नहीं ना। तो कंपेयर करो ना, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन एलएलपी या क्या है? कंपनी। बेस्ट तो कंपनी है, कंपनी के साथ कंपेयर करो। रतन टाटा जी की डेथ हुई, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी। आपको क्या लगा टाटा ग्रुप बंद हो जाएगा अभी? नहीं। क्यों? कंपनी है। एवरी बिजनेस एंटिटी इज इन, एवरी बिजनेस दैट टाटा ग्रुप डज इज इन कंपनी फॉर्मेट, तो कंपनी विल कीप गोइंग ऑन। तो आपको प्रोप्राइटर को ये बेनिफिट बताना पड़ेगा। वो बोलता है अरे सर लेकिन कंपनी चालू करेंगे तो 25-30,000 का एडिशनल कंप्लायंस आएगा। अरे सर बिजनेस का वैल्यूएशन देखो आपका कितना हो गया है। आप 100 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, 100 करोड़ का टर्नओवर अगर कंपनी में करते तो कंपनी का वैल्यूएशन कितना होता? आपको मैं दिखाऊंगा वैल्यूएशन वगैरह का गेम कैसे चलता है शेयर मार्केट में। प्रैक्टिकल नाम्स लेके दिखाऊंगा आपको जब हम दूसरे बुक में शिफ्ट करेंगे। ये भी बेसिक्स पहला कवर हो जाने दो। तो वैल्यूएशन में तो जा ही नहीं रहा मैं। 25 साल का बिजनेस का वैल्यू कुछ तो होना चाहिए कि नहीं? इसके बिजनेस का कोई वैल्यू होता ही नहीं है। तो वैल्यूएशन इज अनदर पॉइंट, ये ऐड कर लेना, वैल्यूएशन का एक पॉइंट इसमें ऐड कर लेना, ठीक है ना। प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड एक्सेस टू एक्सपर्टीज, सोल पर्सन ना, तो दिमाग कितने लोग लगाएंगे? एक ही। तो एक का दिमाग तो हमेशा क्या होगा? लिमिटेड ही होगा ना। फैमिली प्रॉब्लम होगा तो बिजनेस में दिखेगा कि नहीं? लेकिन वही कंपनी स्ट्रक्चर में जब 4 लोग बिजनेस रन करते, एक बंदा डिस्टर्ब है तो बाकी 3 लोग तो क्या करेंगे? बिजनेस को आगे लेके जाने का सोचेंगे ना, क्योंकि सब कुछ चलता है अगर बिजनेस चलता है तो।
बिजनेस डिस्टर्ब ना, तो सब कुछ डिस्टर्ब, ठीक है। टैक्स बर्डन, ऑब्वियसली सोल प्रोप्राइटर के ऊपर जो टैक्स का रेट है, इनकम टैक्स का, वो हाई है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे नहीं टैक्स बचाने के लिए हम प्रोप्राइटर, पहले तो जो टैक्स बचाने के एंगल से बिजनेस करता है ना, उसको तो फिर से बिजनेस नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं मैं सोल प्रोप्राइटरशिप में इसलिए बिजनेस कर रहा हूं क्योंकि 40 लाख के नीचे टर्नओवर दिखा दूंगा, 40 लाख के नीचे टर्नओवर दिखा दूंगा और मुझको जीएसटी नहीं लगेगा। बेटा 40 लाख का टर्नओवर आज के तारीख में बहुत बड़ा टर्नओवर है कि बहुत, पर एनम की बात कर रहा हूं, 40 लाख पर एनम, इज इट टू बिग नंबर? हाँ, 40 लाख का टर्नओवर, 10% का मार्जिन मारते, मतलब तू खाली 4 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस कर रहा है, उससे अच्छा तो जॉब कर लेता भाई मेरे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और नॉन जीएसटी में कर रहे हो तो सबसे बड़ी गलती तो वही है ना कि जीएसटी बचाने के लिए आप बिजनेस नहीं ग्रो करना चाहते। व्हाट नॉनसेंस इज दैट? प्रॉफिट कम दिखाना है मुझे, 5 लाख के नीचे प्रॉफिट दिखाना है, इनकम टैक्स में टैक्स नहीं लगता, 5 लाख के नीचे प्रॉफिट दिखाना है, क्या थॉट प्रोसेस है ये? आपको बैंक लोन देगा क्या कल 2 करोड़ का? फिर नहीं देगा ना, क्योंकि आपने कभी प्रॉफिट ही नहीं दिखाया। आपके बिजनेस में पोटेंशियल है, इनफैक्ट आप शायद 1 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो लेकिन बाकी का ब्लैक में कर रहे हो। अरे ऐसा बिजनेस तो कभी जिंदगी में ग्रो होना ही नहीं है। तो ये चीप मेंटालिटी हम बोलते हैं। अगर प्रोप्राइटर ने अपना जेन्युइन प्रॉफिट दिखाना चालू किया तो आई एम टेलिंग यू, कंपनी के कंपैरिजन में प्रोप्राइटर को ज्यादा टैक्स लगेगा, क्योंकि प्रोप्राइटर का इफेक्टिव टैक्स अपने देश में 43% के आसपास जाता है। इफेक्टिव टैक्स अगर वो ढंग से अगर प्रॉफिट दिखाना चालू करे तो 50 लाख 60 लाख के ऊपर अगर प्रॉफिट चला जाता है तो दिस इज द इफेक्टिव टैक्स रेट 43%। आज कंपेयर टू कंपनी में जाता है मैक्सिमम 25% पे। तो आपको नहीं लग रहा एज गुड एज डबल है? अरे देखो ना इनकम टैक्स, जीएसटी का रेट तो क्या वो तो फिक्स है, वो प्रोप्राइटर हो या कंपनी हो, जीएसटी तो प्रोडक्ट का रहता है, प्रोडक्ट एंड सर्विस का रहता है, तो जीएसटी के रेट्स नहीं चेंज होते लीगल एंटिटी के हिसाब से, लेकिन इनकम टैक्स के रेट चेंज हो जाते हैं। प्लानिंग के हिसाब से मुझे बताओ टैक्स प्लानिंग कहाँ पे ज़्यादा अच्छे से हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप में कि कंपनी में? कंपनी में अच्छे से हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्रोप्राइटर खुद को सैलरी दे सकता है क्या? इज इट अलाउड इन इनकम टैक्स? नो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि प्रोप्राइटर है ना, खुद ही ओनर है। लेकिन कंपनी चालू करूंगा और मैं अपने आप को सैलरी दे सकता हूं क्या? I am running the company and I am full-time director of the company. Can I pay to myself? And is it allowed? Yes. तो आप समझ सकते हो ना कि कंपनी स्ट्रक्चर में I can get the money and I can still plan. तो बेटर प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज कहां पे होती है? कंपनी में होती है। ओके, क्रेडिबिलिटी एंड परसेप्शन। मैं आपको विजिटिंग कार्ड देता हूं, मैं आपके पास आया हूं बिजनेस मांगने के लिए, आपको मैं विजिटिंग कार्ड दे रहा हूं और मेरे विजिटिंग कार्ड पे कोई नाम लिखा और नीचे लिखा है प्रोप्राइटर। दैट इज वन परसेप्शन। आप देखो मुझे कैसे दिखते हो। सेकेंड टाइम पे आता हूं और मैं आपको विजिटिंग कार्ड देता हूं और उस पर लिखा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी और नीचे लिखा है फाउंडर या डायरेक्टर। बताओ आपको मुझे देखने में नजरिए में फर्क आएगा कि नहीं? एक जगह पे मैं आपको प्रोप्राइटरशिप का विजिटिंग कार्ड दे रहा हूं और दूसरे सिनेरियो में आपको कंपनी का विजिटिंग कार्ड दे रहा हूं जिसके नीचे डायरेक्टर लिखा हुआ है। एज अ बिजनेस ओनर आप मुझे कैसे देखते हो? जब मैं प्रोप्राइटर का कार्ड देता हूं तो बहुत बड़ा विजन दिखता है आपको, बहुत बड़ी एंटिटी दिखती है कि छोटी? और कंपनी देता हूं तो आपने मेरा टर्नओवर पूछा क्या? आपने मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉय पूछे क्या? कुछ नहीं पूछा। शायद मेरा प्रोप्राइटर का बिजनेस 25 करोड़ के टर्नओवर का है और कंपनी में अभी 25 लाख भी नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट का परसेप्शन कैसे होता है? कंपनी है तो कुछ बड़ा ही होगा या बड़ा ही सोचा होगा। तो परसेप्शन में फर्क पड़ता है, क्रेडिबिलिटी में फर्क पड़ता है। आपको अगर एक्सपोर्ट वगैरह का बिजनेस करना है तो पीपल डोंट डू बिजनेस विद प्रोप्राइटर, पीपल डू बिजनेस ओनली विद लीगल एंटिटीज। सागर भैया को बाद में पूछो, देयर इज समथिंग कॉल्ड लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, एलईआई करके होता है। आगे चलते हैं। बिजनेस में क्रेडिट लाने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि सबको पता है ना प्रोप्राइटर की डेथ हो जाएगी तो पैसा वापस आएगा नहीं, वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट द मनी। वही कंपनी होगी तो वी कैन सू द कंपनी ना, प्रोप्राइटर जाएगा तभी भी बिजनेस चलते रहेगा यार, स्ट्रक्चर विल गो ऑन एंड ऑन। तो रनिंग बिजनेस में से पैसा निकालना बहुत आसान होता है एज कंपेयर टू जो बिजनेस जो शट हो गया है बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर और इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रोप्राइटर या उसकी इनकेपेसिटी की वजह से। प्रोप्राइटर स्लो हो गया तो बिजनेस बंद, ठीक है। इनकम टैक्स के रेट्स में मैं जाता नहीं क्योंकि इनकम टैक्स का रेट आपको पता है कि चेंज होते रहता है, लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड स्लैब सिस्टम। आपको पता है प्रोप्राइटर को या इंडिविजुअल को क्या लगता है?
स्लैब सिस्टम लगता है। तो ये अभी प्रेजेंट स्लैब है, 3 लाख तक आपको बिल्कुल टैक्स नहीं लगता, 3 लाख टू 7 लाख तक 5%, 7 लाख टू 10 लाख तक 10%, 10 लाख टू 12 लाख तक 15%, 12 लाख टू 15 लाख तक 20% एंड अबव 15 लाख 30%। तो अपन लोग तो मान के चलेंगे कि आप क्या कमाने वाले हो, अबव 15 लाख कमाने वाले हो नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। तो आपको ऑन एन एवरेज टैक्स कितना भरना पड़ेगा, 30%। एंड देन देयर इज अ सरचार्ज ऑल्सो, सरचार्ज मतलब रिच टैक्स, तो वो भी रहता है ऐसा, और उसके ऊपर सेस भी लगता है 4%। तो ऐसा कुछ इनकम टैक्स का अपना सीरीज है, हम लोग जब इनकम टैक्स चालू करेंगे देन वी विल कवर, क्योंकि दिस कीप चेंजिंग, आई डोंट वांट टू कवर दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट इन दी बिजनेस मॉडल। दिस इज द इनकम टैक्स वाला, लेकिन लिखा है आपके रेफरेंस के लिए कि स्लैब रेट करके कुछ होता है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैब। स्लैब में कैटेगरी में नहीं लगता है, यहाँ पे कैसे लगता है, स्लैब टप्पे में टैक्स लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन है, आपके कुछ सवाल होंगे तो प्रोप्राइटरशिप को लेके प्लीज आस्क, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोप्राइटरशिप। पानी है क्या किसी के पास? नहीं है? अपना तुम लोगों का लाइफ सॉर्टेड है ना, तुम लोगों को सवाल आएगा ही नहीं।